अध्याय 56 जांच। ये दृश्य देखकर छिपी हुई हुमेई तुरंत चिल्लाए, बड़ी बहन तुम बेशर्म हो। लेकिन उसकी आवाज़ संभवतः धुएं के अवरोध के बाहर कैसे प्रसारित हो सकती है। यहाँ तक कि एक खुशबू भी भागने की कोशिश कर रही थी, फिर भी नहीं बच सकी। बहुत घृणित। बड़ी बहन के स्तर के किसी व्यक्ति के लिए एक संयमित शारीरिक मार्शल अभ्यासी के साथ खेलना बहुत आसान था। यदि यह एक सामान्य बातचीत थी तो हुमेई को लगा कि कायान निश्चित रूप से कोई असामान्य प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेगी। लेकिन अगर उसकी बड़ी बहन ने पर्दे के पीछे कुछ किया था तो वह निश्चित रूप से नहीं कह सकती थी कि क्या ऐसा ही रहेगा। घर के अंदर फूजियो अचानक फिर से खड़ी हो गई और कदम दर कदम उस मीठी महक वाले बिस्तर की ओर चलने लगी। पीछे मुड़कर देखते हुए वह हंसी, एक क्षण रुको, मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ पुनः प्राप्त करना होगा। ठीक है। कायान की भौं पर झुर्रियां पड़ गईं क्योंकि उसे हल्का सा महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ठीक से उस पर अपनी उंगली नहीं रख सका। मीठी महक वाले बिस्तर के किनारे पहुंचकर फूजियो घुटनों के बल बैठ गया। बिस्तर पर आधे घुटनों के बल झुककर वह इधर उधर खोजने लगी और उसने जो पतले कपड़े पहने थे वे उसके हजारों आकर्षणों को पूरी तरह से ढकने में असमर्थ थे। कपड़े उसके शरीर से पूरी तरह से चिपके हुए थे, जिससे उसके बिल्कुल गोल नितंब उजागर हो रहे थे, जो अद्वितीय आकर्षण का प्रदर्शन कर रहे थे। कायान की हृदय गति बहुत तेजी से बढ़ गई, जबकि उसका गला जल गया। काफी समय तक फूजियो इस आकर्षक स्थिति में रहा, फिर अचानक वह प्यारी आवाज में चिल्ला उठी। क्या हुआ? कायान की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से चला गया। उसी समय फूजियो बिस्तर से पीछे हट गया। उसके कदम अस्थिर हो गए, वह सीधे कायान की बाहों में गिर गई और उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। दोनों के पैर आपस में छू गए और न जाने क्यों दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। फूजियो शीर्ष पर था, कायान नीचे था और उसकी छाती पर मानव शरीर की तेज गर्मी के कारण उसका गला सूख गया था। दो कोमल होठों वाले उस खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कायान ने जबरदस्ती अपना तारांकन दबाया और कहा, क्या बात है? वहाँ एक बग है। फूजियो ने एक शो रखा। उनका अभिनय कौशल वास्तव में अच्छा था। उसके दो छोटे हाथ कायान के कपड़ों को पकड़े हुए थे और उन्हें जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि वह आसानी से डरी हुई लग रही थी। कायान ने अनजाने में हंसते हुए कहा, ये कहाँ है? वहाँ पर। फूजियो जिस दिशा में इशारा कर रहा था उस दिशा में देखते हुए कायान ने वास्तव में एक कीड़े को धीरे धीरे रेंगते हुए देखा। उसने सोचा कि महिलाएं वास्तव में दिलचस्प थी। वह पहले से ही एक मार्शल प्रैक्टिशनर थी, फिर भी इतना छोटा और महत्वहीन बग उसे इस हद तक डरा सकता था। आगे बढ़कर उसने उसके कंधे को तपतपाने से पहले उसे कुचल दिया। अब ये ठीक है, इसका निपटारा मेरे द्वारा पहले ही किया जा चुका है। निश्चित रूप से और भी हैं, फूजियो ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा उसने सभी दिशाओं में देखा। उसकी नजर बिस्तर तक ही सीमित नहीं थी क्योंकि वह कायान के गालों और होठों पर घूम रही थी, जिससे कायान की हाल ही में शांत हुई भावनाएं फिर से भड़क उठी। वहाँ कोई नहीं बचा है। कायान ने महसूस किया कि इसे जारी रखना उचित नहीं है, क्योंकि अगर कोई किसी भी समय कमरे में घुस जाता है और खुद को और हुमेई को इस तरह देखता है तो वे 3 नदियों के साथ अपनी प्रतिष्ठा को साफ करने में असमर्थ होंगे और 5 झीलें वहाँ वास्तव में अब और नहीं है। फूजियो की आंखों में आश्चर्य की एक किरण चमक उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कायान वास्तव में इस स्थिति में खुद को नियंत्रित कर सकती है। उसने उसका बिल्कुल भी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। बस फिर अगर कायान ने सचमुच कुछ किया होता तो उसे निश्चित रूप से 1 या 2 हाथ खोना पड़ता। हालांकि उसका दिल अभी भी अस्थिर था। फूजियो चुपचाप कायान के शरीर से रेंग कर चला गया। कायान शर्मिंदा होकर बैठ गई। उसने हुमेई को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका चेहरा भी चमकदार लाल था क्योंकि वह उसके बगल में बैठने के लिए सरक गई थी। तुम्हारे पैर में क्या खराबी है? कायान ने पूछा। जब मैं फिसल गया तो मुझे लगता है कि मोच आ गई। एक योजना विफल होने के बाद फूजियो तुरंत दूसरी योजना पर चला गया। उसने सोचा, बड़ी चाची, आज मुझे तुम्हारा असली रंग अवश्य उजागर करना होगा। मुझे देखना होगा कि यह काला दिल है या लाल। मुझे देखने दो। नीचे बैठकर कायान फूजियो का पैर उठाने के लिए गई। इसे देखने पर उसने देखा कि उसका टखना सचमुच थोड़ा लाल था, जिससे ये साबित हो रहा था कि वह वास्तव में घायल हो गया था। ये वास्तव में घायल हो गया था। कायान की सही मायने में जांच करने के लिए इस तरह का एक छोटा सा बलिदान फूजियो के लिए कुछ भी नहीं था। कायान किसी भी चीज को लेकर शर्मीली नहीं थी। आखिरकार हुमेई को शिष्टाचार की ज्यादा परवाह नहीं थी। पहले उसने खुद को उसे लुभाने के लिए इस्तेमाल किया था, तो उसका पैर पकड़ना चिंता की बात कैसे होगी? इधर उधर मत घूमो। कायान ने अपने कपड़ों में हाथ डालने से पहले एक बोतल निकालने का आदेश दिया। इस बोतल में स्काई टॉवर की ब्लड क्लॉटिंग क्रीम थी और इसे बाहर निकालने के बाद कायान रुक गया, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। काफी देर के बाद कायान ने आखिरकार अपनी हथेली पर कुछ क्रीम डाली। फिर ध्यान से उसने इसे फूजियो के पैर के सूजे हुए हिस्से पर लगाना शुरू कर दिया। यानवल क्यूई की कमजोर नाड़ी भी घूमने लगी, जिससे दवा को निष्क्रिय करने में मदद मिली। फूजियो का मनमोहक शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने खुद से कहा कि उसने वास्तव में बहुत बड़ा समय खो दिया है। इतने साल बीत चुके थे और उसके सफेद शरीर को कभी भी दूसरों ने नहीं छुआ था। लेकिन क्योंकि वह अपनी छोटी बहन के साथ शर्त लगाना चाहती थी, इसलिए उसे दूसरी बहन ने गले लगाया और छुआ। न केवल वह चल नहीं सकती थी, बल्कि वह उनसे जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती थी। हालांकि उसे अन्याय महसूस हुआ, लेकिन अब उसे अपने शरीर पर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह बड़ा हाथ धीरे से उसके टखने को रगड़ रहा था। उसकी आकृति गंभीर थी, उसकी हरकत नर्म और कोमल थी। उसके मोटे और खुरदरे हाथों को उसकी कोमल त्वचा पर रगड़ने से सुन्नता की लहरें उठने लगीं। वह धीरे धीरे उठती गई और उसके साथ साथ उठती गई। वह अपनी उम्र के अनुरूप नहीं था। कायान की हरकतों के बाद फूजियो की कल्पना जंगली हो गई और उसके शरीर के भीतर एक अजीब भावना प्रकट हुई। इस भावना के कारण वह व्याकुल हो गई और उसका युवती हृदय अनियमित रूप से धड़कने लगा। उसके पेट में गर्मी बढ़ने लगी, जैसे बिजली नीचे की ओर गिर रही हो, जिससे उसने अपने पैरों को एक साथ जकड़ लिया हो। उसे डर था कि अगर उसने अपनी टांगें बंद नहीं की तो वह गर्म एहसास बाहर निकल आएगा। कायान फूजियो के मुंह से एक अजीब आवाज निकली। उसे इस वक्त अपना चेहरा दिखाने में भी शर्मा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कभी इस तरह की आवाज निकालेगी। कायान ने अपना सिर उठाया और देखा कि फूजियो की पानी भरी और खूबसूरत आंखें उसे घूर रही हैं और उसके चेहरे पर अब लाल रंग के अलावा कोई और रंग नहीं रह गया है। क्या आप कुछ अन्य काम करना चाहते हैं? फूजियो ने अपने लाल होठों को कसकर भींच लिया और अपना अंतिम हमला शुरू करने के लिए आगे बढ़ी। यदि कायान ने तुरंत सहमति में उत्तर दिया तो वह अपनी सभी मौजूदा भावनाओं को त्यागने और पीछे हटने में सक्षम होगी। तब वह कायान के प्रति निर्दयी नहीं होगी। क्या वह सहमत होगा? फूजियो घबराई हुई थी। उम्मीद कर रही थी कि वह सहमत हो जाएगा ताकि वह मुक्त हो सके, लेकिन दूसरी ओर वह ये भी चाहती थी कि वह ये साबित करने से इनकार कर दे कि उसकी छोटी बहन ने उसे गलत नहीं समझा है और उसने उससे गलती की है। इस घबराहट और संघर्ष के कारण वह अंदर से बेहद असमंजस में थी। यहाँ तक कि फूजियो भी चिंतित था, तो सीमित हुमेई चिंतित कैसे नहीं हो सकता था। उसने सभी बेकार चिल्लाना बंद कर दिया था और कायान को करीब से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि आखिर में वह क्या प्रतिक्रिया देगा। कायान ने सीधे फूजियो की ओर देखा, जानबूझकर हिल रही थी, जबकि उसका दिल उसके गले में था और उसे डर था कि कायान ठीक है शब्द कहेगी।
अचानक कायान धीरे से मुस्कुराए। धीरे धीरे बिना किसी हड़बड़ी के उसने गंभीरता से ब्लड क्लॉटिंग क्रीम की बोतल हटा दी। महिला कायान बुदबुदाया। एन फुजियाओ घबरा गई। उसने कायान द्वारा अपने बारे में कहे गए संबोधन पर ध्यान नहीं दिया। तब ब्लड क्लॉटिंग क्रीम की बोतल मेरी सबसे कीमती संपत्ति थी। हालांकि इसका मूल्य इतना अधिक नहीं है, फिर भी यह मानवीय दयालुता का प्रमाण है। आपका मतलब क्या है? फुजियो विचलित दिखे। उसने पूछा था कि वह चाहता है या नहीं, तो वह इस बारे में बात क्यों कर रहा है? उसका मतलब क्या था? खड़े होकर कायान ने हुजियो की ओर देखा। मैं आपको जो बताना चाहता हूं वह यह है कि मैंने आपकी चोट के इलाज के लिए क्रीम की इस कीमती बोतल का उपयोग किया है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आप मेरे साथ कोई शिकायत न रखें। आइए कृपया इस प्रश्न को यहीं और अभी समाप्त करें। एक बड़ा एक छोटा। अरे यह एक प्रायोजित अध्याय है। मैं अपनी बड़ी चुप्पी तोड़ने के बाद बस इतना कहना चाहता था कि व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण मैंने इस परियोजना को छोड़ने का फैसला किया है और इसलिए यह आखिरी अध्याय है। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे पढ़ें। अध्याय 57 एक बड़ा एक छोटा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फुजियो का चेहरा बदल गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसे पता नहीं चल सका कि वह उसकी छोटी बहन का अभिनय कर रही थी, है ना? यह संभव नहीं है। वह केवल संयमित शरीर के 9वें चरण में था। वह संभवतः उसके माध्यम से एक प्रारंभिक तत्व चरण अभ्यासकर्ता की योजनाओं को कैसे देख सकता था। बहरहाल वह और उसकी छोटी बहन लगभग एक जैसी दिखती थी, भले ही ये उनकी आवाजें हों या आकृतियां, वे सभी एक जैसे थे। यहाँ तक कि समूह के बुजुर्ग भी अक्सर उन्हें एक दूसरे के लिए गलत समझते थे। उनमें ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? कायान ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, हल्के से हंसते हुए कहा, लेडी, तो फिर आप इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है? मानो क्या, मैं सचमुच नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फुजियो ने आखिरी बार जोर दिया। कायान ने अपनी कनपटी पर मालिश की और असहाय होकर कहा, तब मैं इसे स्पष्ट रूप से कहूंगा। लेडी, आप हुमेई नहीं है। मुझे लगता है आप उसकी बड़ी जुड़वा बहन हैं। फुजियो ने होश में आने से पहले शून्यता से देखा और मुस्कुराया। आप ऐसा क्यों कहते हैं? इस बार उसने जबरदस्ती नहीं की, बल्कि कायान को दिलचस्पी से देखा। वह यह भी जानना चाहती थी कि उसने किस पहलू से खुद को उजागर किया है। यदि कायान कोई ठोस कारण नहीं बता सका, तो यह स्पष्ट होगा कि वह उसे धोखा देने के लिए शब्दों का उपयोग कर रहा था। ऐसा हो सकता है कि उसे फिलहाल संदेह था, लेकिन अंततः वह निश्चित था, इसलिए वह चाहता था कि वह इसे स्वीकार कर ले। फुजियो ने अनुमान लगाया कि यही हो रहा था। लेडी, अब आप मेरे अवलोकन कौशल का परीक्षण कर रही हैं। कायान को गुस्सा नहीं आया और वहां से खड़ा होकर वह मेज के पास गया और चाय का कप उठाया जिसमें से उसने पहले शराब पी थी और अपने होंठ भींचे। वास्तव में मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि तुम वास्तव में हुमेई नहीं हो। हालांकि अब मुझे यकीन है कि तुम वह नहीं हो। फुजियो ने शून्यता से देखा और वास्तव में क्रोधित हो गई, इस हद तक कि वह अपने दांत पीसना चाहती थी। इससे पता चलता है कि तभी उसके शब्द वास्तव में उसकी जांच कर रहे थे। इससे वह क्रोधित हो गई। वह एक प्रारंभिक तत्व अभ्यासी एक पल की लापरवाही के साथ इस गुस्सैल शरीर वाले युवा द्वारा निभाई गई थी। ये एक ऐसी हार थी जिसमें उन्होंने काफी चेहरा खोया था। उसे इससे अधिक इनकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फुजियो धीरे से हंसी और अपने आकर्षक शरीर को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हुए बिस्तर पर लेट गई, जबकि उसकी मंत्रमुग्ध आंखों ने कायान को बड़ा कर दिया। उसकी आवाज नम्र थी। उसने कहा, आपको किस क्षण संदेह होने लगा? जब से मैंने चाय पी है। कायान ने चाय के कप को हल्के से अपने हाथ में मारा। हालांकि चाय बहुत सुखद थी, लेकिन ये पूरी तरह से महिला की गंध को कवर नहीं कर सकी। इसके अलावा इस कप पर होठों का हल्का सा निशान है और मैंने निष्कर्ष निकाला कि किसी को आखिरी बार इसका उपयोग किए हुए बहुत समय नहीं हुआ है ना? और वह व्यक्ति लेडी हुमेई होना चाहिए। TLN जीजी का यांग, आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? शर्लक, ये जियानिक्सिया है, कोई जासूसी रहस्यमय उपन्यास नहीं। अंडरस्को। बस उससे तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं मेयर थी। फुजियो आश्चर्यचकित था। बेशक ये सिर्फ उससे नहीं था। कायान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। दूसरा बिंदु जिस पर मुझे संदेह हुआ वह था आपका स्वभाव। मैं नहीं मानता कि 10 दिन में किसी महिला के स्वभाव में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। इसे अच्छी तरह से कहें तो लेडी मेयर का आकर्षण अधिक युवा और कोमल है, जबकि आपका आकर्षण अधिक परिपक्व और विकसित है। मुझे उसकी आवाज़ पसंद आई। फुजियो ने अपना मुंह ढकते हुए हंसना शुरू कर दिया। कृपया जारी रखें, क्या आपके पास और कोई कारण है? तीसरी बात, आपकी गंध और लेडी मेयर की गंध बहुत समान है, लेकिन अगर आप ध्यान से सूंघें तो वे अभी भी अलग हैं। उसका अधिक मधुर है, जबकि आपका अधिक सूक्ष्म लालित्य रखता है। बदबूदार लड़का। फुजियो का चेहरा एक अच्छा गुलाबी रंग था, क्योंकि कायान के कुछ सीधे जवाबों के कारण वह शांत रहने में असमर्थ थी। ये सोचते हुए कि वह किस तरह से उसकी जांच करना चाहती थी और उसने जो आत्म बलिदान किया था, फुजियो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इस आत्मविश्वास से भरे पुरुष को उसके सामने मीट पेटी में थप्पड़ मारना चाहती थी। चौथा, कायान ने हुजियो की दमनकारी दृष्टि को नजरअंदाज कर दिया और बोलना जारी रखा। वहाँ और अधिक है। इसने हुजियो को चौंका दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह गुस्सैल शरीर वाला युवा उसकी निर्दोष योजना में इतने सारे छेद देख पाएगा। वह चौथा बिंदु, इस महिला के पैर पर लगी चोट है। वह चोट देखने में ऐसी लगती है मानो मोचो, लेकिन वास्तव में वह खुद को लगी चोट है जो आंतरिक रूप से लगी है, और यही सबसे बड़ा सुराग था। हालांकि लेडी मेयर एक युवा महिला है, फिर भी वह एक मार्शल प्रैक्टिशनर है। उसके टखने में मोच आना इतना आसान कैसे हो सकता है? ये वास्तव में मेरी अपनी लापरवाही थी। फुजियो ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उस समय वह केवल कायान के असली रंग को उजागर करने के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने बहुत गहराई से नहीं सोचा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि कायान अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। इसलिए हुजियो ने कहा, मुझे मत बताओ कि और भी खामियां थी जो तुमने देखी। हुजियो काफी असंबद्ध था। उसकी योजना, जिसे वह त्रुटिहीन और परिपूर्ण समझती थी, वास्तव में उसकी नज़र में खामियों और खामियों से भरी कैसे हो सकती है? कहने की जरूरत नहीं कि उनका सारा विश्लेषण स्पष्ट और तार्किक था, जिसमें तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी। इस बदबूदार लड़के को देखकर उसके मन में घृणा भर गई। यदि वह और कमियां बताने का साहस करेगा तो यह महिला निश्चित रूप से उसे कुछ रवैया दिखाएगी। वह दूसरों का चेहरा छोड़ना पूरी तरह से भूल गया। तब मैं और कुछ नहीं कहूंगा, कायान ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उत्तर दिया। ये सुनकर हुजियो दुखी हो गई और उसकी आकर्षक आंखें ठंडी हो गईं। मनोरम ढंग से हंसते हुए, अपने हाथीदांत दांतों से काटते हुए उसने एक शब्द कहा, बोलो। बेहतर होगा कि मैं अब और न कहूं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। हुजियो का गुस्सा बढ़ गया। अगर मैं चाहता हूं कि तुम बोलो तो बोलो। आप जैसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो किसी व्यक्ति को फांसी पर लटका देना पसंद करता हो? कायान ने फूट फूट कर हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि अगर मैंने ये कहा तो मैं इस महिला को क्रोधित कर सकता हूं। उसकी बादामी आंखें सिकुड़ती हुई बोली, मुझे गुस्सा दिलाओगे? यह क्या खामी है? क्या ये परेशान करने वाली बात है? फिर मैं इसे और भी अधिक सुनना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम गुस्सा नहीं होगे। अगर तुम नहीं कहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं नाराज होऊंगा या नहीं?
फिर कोई बात नहीं, आप नहीं जानते कि जब आप किसी महिला से बहस कर रहे हो तो आपको एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। फुजिओ अंदर से उदास था। ये युवक चतुर लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक जिद्दी और ठंडे दिमाग वाला युवक था जिसमें जरा भी संवेदनशीलता नहीं थी। अगर मैं एक कदम भी पीछे हट जाऊं तो घायल हो जाऊंगा। मुझे लगता है मैं आपकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। कायांग का चेहरा गंभीर था। मैं देख रहा हूं कि आप में अभी भी कुछ संवेदनशीलता है। गर्व से हंसते हुए फुजिओ बिस्तर से उठी, अपने साथ बिस्तर और खुद मेज दोनों से एक मीठी सुगंध लेकर आए। उसके कपड़े इधर उधर नाच रहे थे। वह बैठ गई और शालीनता से कायांग की ओर देखने लगी। थोड़ी देर बुदबुदाते हुए उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। और तुम ये भी वादा करो कि मुझे नहीं मारोगे। अच्छा। अपने हाथी दांत काटते हुए फुजिओ ने जारी रखा, मुझे बताओ यह अंतिम दोष क्या है। उनके चेहरे पर सख्त कायांग ने उत्तर दिया, इसे वास्तव में एक दोष के रूप में नहीं गिना जा सकता है। बात बस इतनी है कि आपके और लेडी मेयर के बीच थोड़ा सा अंतर है। यह अंतर कहाँ है? फुजिओ ने उसे अजीब तरह से देखा क्योंकि वह और उसकी छोटी बहन दोनों व्यावहारिक रूप से एक ही सांचे में गड़ी गई थी। तो यह अंतर कहाँ होगा? कायांग ने अपना मुंह खोला और बंद किया और थोड़ी देर तक हिचकिचाया और फिर बड़बड़ाया, ये तुम्हारे नितंब है, एक तरफ दूसरी तरफ से छोटा है। ये लेडी मेयर की अच्छी तरह से विभाजित एक से अतुलनीय है। जैसे ही उसने ये कहा, फुजिओ का चेहरा अचानक चमकदार लाल हो गया और उसके सभी प्रारंभिक तत्व चरण वर्ल्ड की फूट पड़े और घर को एक शक्तिशाली आंधी में घेर लिया। कृपया आपके द्वारा अभी कहे गए शब्दों को याद रखें। शांत रहते हुए उसका दिल स्थिर रहा। कायांग ने उसे हल्की सी याद दिलाई। फुजिओ की प्रभावशाली हवा अप्रत्याशित रूप से कम हो गई। वह इतनी क्रोधित थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी वह अपना गुस्सा प्रकट नहीं कर पा रही थी। बहुत जोर से काटने से उसके हाथी दांत लगभग टूट गए थे। काफी देर बाद उसने मेज थपथपाए और अपनी मधुर आवाज में बोली, बिल्कुल बकवास। एक उचित लड़की के लिए इन मोटे शब्दों को बोलने के लिए कोई केवल फुजिओ के वर्तमान गुस्से की कल्पना कर सकता है। इस लड़की का कीमा बना देना चाहिए क्योंकि उसने उसके नितंबों को एक छोटा और एक बड़ा मानने का साहस किया। क्या ये कुछ ऐसा है जो एक आदमी को कहना चाहिए? एक दूसरे से छोटा कैसे है? क्या वे स्पष्ट रूप से अच्छे अनुपात में नहीं है? इस बदबूदार लड़के, मुझे डर है कि तुम नहीं जानते कि मृत्यु शब्द को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। अध्याय 58 मुसीबत को आकर्षित करना। जैसे ही फुजिओ अपने अपमान के कारण गुस्से में आ गई, कायांग तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए गई। लेडी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। जैसे ही उसने कायांग की ओर जानलेवा दृष्टि से देखा, उसका चेहरा ठंडा हो गया। दूसरे शब्दों में, तुमने ठीक से देखा। कायांग को न केवल कुछ बार खांसी हुई बल्कि वह शर्मिंदा भी दिखे। मैंने कुछ बार देखा। आप उसे दोष नहीं दे सकते। उसने अपना निचला हिस्सा उसकी ओर फैला दिया था, और क्या ऐसा हो सकता है कि उसे ऐसा दिखावा करना पड़ा जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा हो? कायांग को भी अंदर से काफी अन्याय महसूस हुआ। इन बिंदुओं के साथ अगर मैं अभी भी यह नहीं देख पाता कि आप और लेडी हूं ये दो अलग अलग लोग हैं तो मेरी आंखें व्यर्थ हो जाती। कायांग मंद मंद हंसे। उसका गुस्सा शांत होने के बाद इस पर विचार करते हुए फुजिओ मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा झटका महसूस हुआ। कायांग नामक इस व्यक्ति को देखकर उसके पास अतुलनीय अंतर्दृष्टि थी। इस कमरे में प्रवेश करने, इधर उधर देखने और चाय पीने से ही उसने सब कुछ देख लिया था। इस प्रकार की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती है। इस तथ्य को तो छोड़ दे कि उसने व्यक्तिगत रूप से उसे लुभाने की कोशिश की थी और अंततः ऐसा करने में विफल रही। इस व्यक्ति की दृढ़ता और व्यक्तित्व काफी अच्छा है, जो अच्छे दिखावे से मोहित नहीं होता है। वह दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, तेज दिमाग वाला। हालांकि वह युवा है, आप इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ऐसे बिंदु पर पहुंचकर फुजिओ की आंखें घूम गईं और उसने कायांग को एक आकर्षक रूप दिया। कायांग सही है। ये देखकर कि आपने मुझे नाराज कर दिया है, यह महिला आपको दो विकल्प देगी। क्या विकल्प? कायांग ने पूछा। पहली पसंद, जिस हाथ ने मुझे छुआ उसका सिर काट दिया जाएगा और जिस आंख ने मुझे देखा उसे खोदकर निकाला जाएगा, और तभी मैं तुम्हारे पिछले कृत्यों को माफ करूंगा। जैसे ही फुजिओ ने ये शब्द कहे, उसने सौम्य आवाज के साथ साथ अपनी मुस्कान बरकरार रखी। यह ऐसा था जैसे एक पत्नी अपने पति से बात कर रही हो, लेकिन उसके शब्दों में अत्यधिक क्रूरता और खून की प्यास थी। कायांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे दूसरी पसंद सुनने दो। चतुर, फुजिओ ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी पसंद स्काई टॉवर को छोड़ना और हमारे ब्लड ग्रुप में प्रवेश करना है। मैं पिताजी से कहूंगा कि वे आपको छोटे कप्तान का पद प्रदान करें। जहां तक मैं जानता हूं, स्काई टावर पवेलियन में आप सबसे निचले रैंक के ट्रायल शिष्य हैं। आपको धमकाया जाता है, खेती के अच्छे संसाधनों तक आपकी पहुंच नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे ब्लड ग्रुप से जुड़ जाएं तो आपका इलाज वर्तमान से कम 100 गुना बेहतर होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मेरे प्रस्ताव उदार नहीं है? क्या कोई अन्य विकल्प है? कोई नहीं, तब मैं उनमें से किसी को नहीं चुनूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कायांग ने गुप्त रूप से फुजिओ के प्रति सतर्क रहते हुए अपनी सच्ची आंध्र रणनीति को संचालित करना शुरू कर दिया। आप मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं? फुजिओ बार बार ठंडे स्वर में हंसा। मुझे नहीं लगता कि आप सचमुच हमला करेंगे, क्योंकि यह ब्लड ग्रुप का क्षेत्र नहीं है। जैसे ही युद्ध की भनक लगती, स्काई टॉवर और उसके संरक्षक शिष्य सभी जांच करने आ जाते। उस क्षण आपके लिए समस्याएं और असुविधाएं होंगी। आप सिर्फ एक तुच्छ परीक्षण शिष्य हैं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, तो स्काई टॉवर क्या कर सकता है? अधिक से अधिक मुझे बस उन्हें कुछ वस्तुओं से मुआवजा देना होगा। पूरी संभावना है कि उन्हें आपकी मृत्यु की इतनी भी परवाह नहीं होगी। महिला, अगर तुम सच में मुझे मारना चाहती हो तो तुम मेरे साथ बकवास नहीं करोगी। हालांकि कायांग शांत और धैर्यवान दिखाई दिए, लेकिन वास्तव में वह अंदर से घबराए हुए थे, क्योंकि एक महिला का दिल समुद्र के तल में सुई की तरह था, जो जानता था कि वे वास्तव में क्या सोच रहे थे। सच बोलने पर उसे पहले से ही पछतावा हो रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, आप किसी महिला की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, खासकर एक खूबसूरत महिला की बातों पर। उसके पास अभी भी अनुभव की कमी है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैंने आपकी चोट में मदद करने के लिए अपनी सबसे कीमती रक्त का थक्का जमाने वाली क्रीम का उपयोग किया है, इसलिए अब आपको मेरे द्वारा आपको अपमानित करने के बारे में दबाव नहीं डालना चाहिए। कायांग ने उसे चोट पहुंचाने की इच्छा के अपने विचारों को फैलाने का प्रयास किया। क्या ब्लड क्लॉटिंग क्रीम की एक बोतल मेरे नुकसान की भरपाई कर सकती है? आपके पास? फुजिओ के शब्द बाहर नहीं आ सके। पहले वह कहना चाहती थी कि वह पहले ही उसे गले लगा चुका है, पहले ही उसे छू चुका है, लेकिन जैसे ही शब्द निकलने वाले थे, किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। उसका नुकसान बहुत बड़ा था, तो क्या बाहरी चोटों के लिए क्रीम की एक बोतल उसकी भरपाई कर सकती थी? चाहे आप कुछ भी कहें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। असल में आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि वे चीजें केवल इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें शुरू किया था। उन शब्दों ने केवल आग में घी डालने का काम किया, जिससे फुजिओ शर्मिला और क्रोधित हो गया। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, वह उस जगह की ओर देखने के लिए मुड़ी जहां हुमेयर छिपा हुआ था। कुछ चिल्लाने की उसकी ऊर्जावान कोशिशों को देखकर उसका दिल नर्म हो गया और उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघल गया। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें इसके बारे में और परेशान नहीं करूंगी।
कायांग एक लंबी सांस छोड़े बिना नहीं रह सकी। लेडी, क्षमा करने के लिए धन्यवाद। फुजियोर हल्के से हंसे। वास्तव में आपके शब्द सही थे, लेकिन एक गलती थी। जो हिस्सा? कायांग ने पूछा। फुजियोर ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपना हाथ लहराया जिससे छिपी हुई हुमेई फिर से प्रकट हो गई। कायांग को बहुत झटका लगा, क्योंकि हालांकि वह जानता था कि इस महिला की ताकत बहुत अधिक थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इस स्तर पर थी। अपने हाथ हिलाना और किसी व्यक्ति का प्रकट होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्यक्ति वास्तविक तत्व सीमा पर है। अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए हुमेई ने कायांग को अपनी आकर्षक आंखों से देखा। उसका चेहरा शांत हो गया, तभी वह घबरा कर मरने लगी। उसे डर था कि उसकी बहन एक पल के गुस्से में जाकर कायांग को मार डालेगी। जब उसने फिर से अपनी बड़ी बहन की ओर देखा तो वह कायांग के शब्दों को याद करके हंसे बिना नहीं रह सकी। हे भगवान, अभी भी ऐसे पुरुष थे जिन्होंने उसकी बड़ी बहन से ये शब्द कहने की हिम्मत की। और जब उसने ये शब्द कहे तो उसे कोई हानि न हुई। बड़ी बहन। जैसे ही हुमेई बाहर आए, वह अपनी बड़ी बहन पर कूद पड़ी और गुस्से से चिल्लाई, गुस्सा मत हो। इस मामले का दोष उस पर नहीं डाला जा सकता। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उसे दोष दूंगा। फुजियोर की उदासी गायब हो गई और उसने कायांग की ओर अपना सिर घुमाया। जिस बात के बारे में आप गलत थे वह यह है कि मेयर और मैं जुड़वा नहीं है। तुम जुड़वा नहीं हो? कायांग आश्चर्यचकित थी। ध्यान से देखने पर उसके सामने की दोनों महिलाएं बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। उनमें कोई खास अंतर नहीं था। यदि वे दोबारा मिलें और उससे पूछें कि कौन है, तो वह निश्चित रूप से नहीं बता पाएगा। नहीं, मैं मेयर से कुछ साल बड़ा हूँ। फुजियोर मंद मंद मुस्कुराया। जब उसने कायांग का सदमा देखा तो उसका दिल कुछ अधिक संतुलित और शांत हो गया। ये वास्तव में एक विशाल दुनिया है, असाधारण चीजों से भरी हुई है। कायांग ने दुख से आह भरी। वे वास्तव में दो बहनें थीं। उनका जन्म कुछ वर्षों के अंतर पर हुआ था, फिर भी वे एक जैसे दिखते थे। विस्तृत आकाश के नीचे शायद यही एकमात्र मामला था। तुम मुझे नहीं जानते? फुजियोर थोड़ा हैरान थी। वह आखिरकार ब्लड ग्रुप की एक शक्तिशाली युवा पीढ़ी की शिष्या थी। उसकी प्रतिष्ठा का व्यापक रूप से जश्न मनाया गया, तो यह व्यक्ति उसके बारे में कैसे नहीं जान सका? मुझे नहीं पता। कायांग ने अज्ञानी और अनुभवहीन प्रतीत होते हुए अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, फुजियोर केवल उस पर विश्वास कर सकता था। वह पिछले कुछ वर्षों में उसके दैनिक अनुभवों को नहीं जानती थी। वह व्यावहारिक रूप से बाहरी दुनिया से अलग रह रहा था, कभी भी दूसरों के साथ मेलजोल नहीं रखता था। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम आज मुझे परेशान करना चाहते हो? हुमेई ने कायांग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। इसके बाद कायांग ने उन्हें अपना लक्ष्य बताया। हुमेई ने परामर्श के लिए अपनी बड़ी बहन की ओर देखा। उसकी बहन ने अपना हाथ लहराया और कहा, तो जाओ, लेकिन खदानों पर उपद्रव मत करो। धन्यवाद। कायांग ने राहत की सांस ली। चल दर, खनन क्षेत्र यहाँ से अधिक दूर नहीं है। हुमेई का मूड काफी अच्छा लग रहा था। जब वह आगे बढ़ रही थी तो उनके गालों पर गुलाबी चमक थी। कायांग और हुमेई के जाने के बाद फुजियोर खड़ी हुई और अपने नर्म, गोल और सुडौल नितंबों को धीरे धीरे रगड़ने के लिए अपने ज़ैद हाथों का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने उनकी मालिश की, उसने खुद से कहा, एक दूसरे से कैसे बड़ा है? वे स्पष्ट रूप से वही हैं। वह बदबूदार लड़का साफ तौर पर बकवास बोल रहा था। बहुत घृणित। मेनू दिखाओ। अध्याय 59 खनन स्थल। हुमेई के मार्गदर्शन में हलचल भरे ब्लैकविन ट्रेड क्षेत्र को छोड़ने के बाद दोनों लोग ब्लैकविन फॉरेस्ट के उत्तर की ओर चले गए। हुमेई बहुत खुश लग रही थी और उसकी आकर्षक आंखों में आप खुशी के संकेत देख सकते थे। उसके गाल भी थोड़े लाल थे। उस दिन की बात है, मुझे क्षमा करें। कायांग ने अचानक माफी मांगी। उस दिन उसकी हरकतें वास्तव में चरम पर थीं और अब जब वह उससे मदद मांगने आया था तो उसे थोड़ा दोगलापन महसूस हुआ। हुमेई ने मुस्कुराने से पहले अपने होंठ भींचे। ये ठीक है। इसके अलावा आपने मुझे या किसी चीज़ को श्राप नहीं दिया। इन कुछ वर्षों में मैंने और भी बुरे शब्द सुने हैं और मैं अभी भी अच्छा जीवन जी रहा हूँ, है ना? तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? कायांग ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तुमसे नफरत करने से क्या फ़ायदा? हुमेई मुस्कुराया और अचानक कहा, दरअसल मैं तुमसे काफ़ी नफरत करता था, लेकिन तुम्हारी एक हरकत ने मुझे तुमसे नफरत करने में असमर्थ बना दिया। कौन सी कार्रवाई? हे, उस दिन जब चेंग शाओफैंग और न्यू ताओ प्रकट हुए तो तुम मेरे सामने जाकर खड़े हो गए। शायद वह एक अवचेतन क्रिया थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह पहली बार था जब कोई ईमानदारी से और पूरे दिल से मेरी रक्षा करना चाहता था। मुझे तो याद नहीं, पर तुम्हें काफी कष्ट हुआ होगा। कायांग ने आह भरी। एक पूरी तरह से अच्छी महिला ने ब्लड ग्रुप के लिए कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों को खोजने के लिए जानबूझकर अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। हालांकि तरीके अच्छे थे, फिर भी उसमें संतान भक्ति निहित थी। जी, हुमेई मुस्कुराया। ये बहुत कठिन नहीं था। क्या आप नहीं जानते कि शो या अभिनय करना महिलाओं की विशेषता है? उद्धरण चिन्ह। वह मैंने कभी महिलाओं के साथ बातचीत नहीं की है। वास्तव में? हुमेई की आंखें चमक उठीं। और तो पिछले कुछ दिनों से मैं थक गया हूं और तुम दोनों बहनों के साथ खूब खिलवाड़ कर रहा हूं। कायांग ने गंभीरता से कहा। हुमेई की आंखों में क्रोध की एक रेखा चमक उठी जब उसने कहा, आपने जो कहा वह बहुत बुरा है। सौभाग्य से बहन यहाँ नहीं है, नहीं तो तुम्हें उससे मार पड़ेगी। आपकी बहन, सच्चा तत्व पहली सीमा। हुमेई ने कुछ गर्व के साथ कहा। मजबूत। उन्होंने तारीफ की। सुयान वास्तविक तत्व तीसरी सीमा पर थी। हुमेई की बहन सुयान से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर भी यह कोई बड़ा अंतर नहीं था। जैसे ही हुमेई ने अपनी बहन का उल्लेख किया, उसने कायांग द्वारा कही गई बात के बारे में फिर से सोचा, जिससे उसने हंसी में अपना सिर पीछे झुका लिया। हरकतों की इस आपाधापी के दौरान उसकी हंसी नहीं रुकी। कायांग चुप रही और अपनी जगह पर खड़ी होकर उसकी सांसें ठीक होने का इंतजार करने लगी। काफी देर तक हंसने के बाद हुमेई ने आखिरकार अपनी सांसें वापस ले लीं और एक बड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें बहुत साहस है। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसने मेरी बड़ी बहन से इस तरह बात करने की हिम्मत की हो। उसकी वह जगह, क्या ये सच है कि एक दूसरे से बड़ा है? यह उसके पहने हुए कपड़ों के कारण हो सकता है, इसलिए आप उसे बाद में बता सकते हैं कि वह इसके बारे में चिंता न करें। कायांग धीरे से हंसे। तो फिर मेरा क्या ये सचमुच अच्छी तरह से विभाजित है? उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। हुमेई ने साहपूर्वक पूछा। न केवल वे अच्छी तरह से विभाजित हैं, बल्कि वे आसानी से चिपके हुए हैं और अच्छी तरह गोल हैं। कायांग ने अपना सिर हिलाया। आपका शरीर का आकार बहुत अच्छा है, इसलिए आपको खुद को छोटा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एक पल के लिए हुमेई ने सोचा कि इसे सहन करना थोड़ा कठिन है। ये स्पष्ट और उद्देश्यहीन प्रशंसाएं सबसे अच्छे शब्द थे जो उसने लंबे समय में सुने थे। उस पल वह मन ही मन खुश थी। हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा? कायांग इस विषय पर चर्चा जारी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। अभी भी पैदल चलने में 1 घंटा बाकी है और हालांकि उस जगह को ब्लैकविन फॉरेस्ट का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन ये जंगल के केंद्र के करीब है। हुमेई ने समझाया। वहाँ एक नस है जिसे हमारे ब्लड ग्रुप ने कुछ साल पहले खोजा था। हमने इसकी रक्षा करने और अयस निकालने के लिए लोगों को भेजा। वहाँ से जो अयस निकाले जाते हैं वे काफी अजीब होते हैं।
वे कैसे अजीब हैं? कायांग ने पूछा। वहां पर केवल 2 विशेषताओं वाले पत्थर हैं। उनमें से एक वह पत्थर है जिसे आपने खरीदा था, ब्राइट यांग स्टोन, जबकि दूसरा ब्राइट यिन स्टोन है। अगर आप कहें कि यह अजीब है तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये दोनों पत्थर आपस में एक दूसरे को दबाते हैं, इसलिए उनका एक साथ दिखना काफी रहस्य है। ये सचमुच अजीब है। कायांग की रुचि थोड़ी बढ़ गई थी। ब्राइट यांग स्टोन में यांग के लिए जिम्मेदार ऊर्जा थी, जबकि ब्राइट यिन स्टोन में यिन के लिए जिम्मेदार ऊर्जा थी। वे गुणों का विरोध कर रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में वे निश्चित रूप से एक साथ नहीं बनेंगे। यहाँ तक कि समूह के बुजुर्गों को भी लगता है कि खनन क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वर्षों की जांच के बाद भी उन्हें अभी तक कुछ भी सामान्य नहीं मिला है। हालांकि इस खदान से हमने कोई छोटी रकम नहीं कमाई है। हुमेई कायांग के साथ किसी बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करती थी और वह जो भी सोचती थी वही कहती थी। यह आपके ब्लड ग्रुप का सौभाग्य है। कायांग हंसे। हुमेई ने उत्तर दिया और फिर दोबारा बोलने से पहले अचानक मौन हो गया। वास्तव में यह एक ऐसा संयोग है कि आप आज मुझे ढूंढना चाहते थे। यदि यह बात की तारीख में होता तो आप शायद मुझे नहीं ढूंढ पाते। तो यह आपका सौभाग्य होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? कायांग ने उसके शब्दों में अंतर्निहित संकेत को समझा। ये कहीं नहीं जा रहा है। हुमेई ने अपना सिर हिलाया और जैसा कि उसने समझाया, उसने गुप्त रूप से कायांग की अभिव्यक्ति देखी। पिछली बार आपके शब्दों के बाद मुझे अचानक लगा कि पिछले वर्षों में मेरे कार्य सही नहीं थे। उन गुप्त तरीकों का उपयोग करते समय इसमें शामिल प्रतिभाएं रक्त समूह की परवाह नहीं करती, बल्कि केवल मेरी परवाह करती हैं। और चूंकि मैं उन्हें वह प्रदान नहीं कर सकता जो वे वास्तव में चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वे संप्रदाय के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए मैंने प्रशिक्षण लेने और मजबूत बनने के लिए एकांत में जाने का फैसला किया है, ताकि मैं अपने पिता के साथ कुछ बोझ उठा सकूं, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। तथ्य यह है कि आप ऐसा सोच सकते हैं, यह अच्छी बात है। कायांग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। न केवल हुमेई उसके जवाब से निराश हुई, बल्कि उसने ये भी देखा कि शुरू से अंत तक कायांग के चेहरे में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। उसकी बातों से उसके मूड में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। थोड़ा दुखी और व्यथित होकर हुमेई ने बात जारी रखने का मूड नहीं बनाया और केवल आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। चूंकि वह बोलती नहीं थी, कायांग स्वाभाविक रूप से उससे बात करने के लिए कुछ नहीं ढूंढती थी। 1 घंटे और चलने के बाद दोनों लोग ब्लड ग्रुप के खनन स्थल पर पहुंचे। ये ब्लैक विंड फॉरेस्ट के केंद्र में स्थित था। लगभग 20 वीं का क्षेत्र ब्लड ग्रुप के खनन क्षेत्र के आकार का था। आसपास के क्षेत्र में शिष्यों को आराम करने की अनुमति देने के लिए कुछ घर बनाए गए थे। क्योंकि यह शिरा भूमिगत थी, जब कायांग और हुमेई पहुंचे तो उन्होंने बहुत से लोगों को नहीं देखा और इसके बजाय जमीन में कई बड़े छेद देखे जो भूमिगत थे। आसपास के लगभग 100 फीट के अलावा कायांग को अपने पेट क्षेत्र के केंद्र में यांग की उत्पत्ति से एक कमजोर प्रतिक्रिया महसूस हुई, भूमिगत ब्राइट यांग स्टोन्स की प्रतिक्रिया। उसकी ताकत की वृद्धि के साथ साथ वह क्षेत्र जिसमें वह यांग ऊर्जा को महसूस कर सकता था भी बड़ा होता गया, लेकिन इसमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। 2 लोगों को खनन क्षेत्र में प्रवेश करते देख एक ब्लड ग्रुप शिष्य ने उन पर ध्यान दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक आसमान से नीचे गिरा और कायांग और हुमेई के सामने आ गिरा। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, युवा महिला। दादाजी लांग। हुमेई ने परिचित रूप से बुलाया और कायांग को खींचकर उसका परिचय कराया। ये हमारे संप्रदाय के उप प्रमुख दादा लांग ज़ेतियान हैं। कायांग ने जल्दी से अपना सम्मान व्यक्त किया। ये लंबे वरिष्ठ से मिलता है। लॉन्ग ज़ेतियान ने कायांग को घृणा की दृष्टि से देखा और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी अमर आरोहण सीमा साधना और रक्त समूह के उप प्रमुख के पद के साथ क्या कायांग के छोटे चेहरे पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता थी? ऐसे युवा का तो जिक्र मत कीजिए जो एक महिला पर भरोसा करता था। लॉन्ग ज़ेतियान विशेष रूप से कायांग जैसे लोगों से घृणा करता था, और यदि यह हुमेई के चेहरे के लिए नहीं होता तो उसने बहुत पहले ही कायांग को थप्पड़ मार दिया होता। युवा महिला, आप खनन स्थल पर क्यों आई? अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए लॉन्ग ज़ेतियान ने उससे प्यार से पूछा। यहाँ गंदा और गर्म दोनों है, तो एक ऐसी जगह है जहाँ आप आ सकते हैं। जल्दी करो और लौटाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो वे मुझे डांटेंगे। ऐसा नहीं होगा पिताजी, मैं आपको डांटने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि आप संप्रदाय के तीसरे सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग हैं। वास्तव में वह केवल आपका सम्मान करते हैं। हुमेई ने अपने तारांकन बिगड़े बच्चे के अभिनय का इस्तेमाल किया, जिससे लॉन्ग ज़ेतियान काफी खुश हो गई। दादाजी लांग, मेरा मित्र यहाँ कुछ शिष्यों से कुछ चीजें खरीदना चाहता है। क्या आप हमें आपको परेशान करने और उन्हें खोजने के लिए प्रवेश करने की अनुमति देंगे? हुमेई ने अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए पूछा। अध्याय 60। मुझे बाहर देखने के लिए किसी वरिष्ठ की आवश्यकता नहीं है। खदान में प्रवेश करो। लॉन्ग ज़ेतियान का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने पूछने से पहले सावधानी से कायांग को आकार दिया। वह संप्रदाय का शिष्य नहीं है। कायांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और सम्मानपूर्वक कहा, मैं स्काई टॉवर पवेलियन का शिष्य हूँ। संप्रदाय के बाहर के शिष्यों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। लॉन्ग ज़ेतियान ने कायांग की ओर घूरते हुए कहा और मुंह में हवा भरकर स्पष्ट रूप से अप्रसन्नता व्यक्त की। उनके लहजे से आप बता सकते हैं कि उन्होंने कायांग को तुच्छ जाना, जैसा कि उन्होंने कहा था। यहाँ तक कि संप्रदाय के शिष्य भी अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। आपको तो छोड़ ही दे, एक बाहरी व्यक्ति। ये कहने के बाद उसका चेहरा दर्द से भर गया और उसने हुमेई की ओर मुड़कर कहा, युवा महिला, आप किसी बाहरी व्यक्ति को इस जगह पर कैसे ला सकती हैं? चूंकि आप युवा हैं, इसलिए आप लोगों के दिलों की चाल नहीं जानते। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति को लंबे समय से जानते हो, लेकिन उनके वास्तविक स्वभाव को नहीं। पिछले वर्षों में इस खदान की वजह से हमने काफी पैसा कमाया है। कई आंखें हमें पूछताछ करते हुए गुप्त रूप से देखती हैं। सभी किसी भी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती हैं। यदि यह बुरा व्यक्ति पूरे वर्ष खदान की रखवाली नहीं करता तो कोई भी संभवतः उस अराजकता की कल्पना नहीं कर सकता जो उत्पन्न हो सकती थी। कायांग गहरी सोच में था। ये बुरा व्यक्ति परोक्ष रूप से उस पर जासूसी करने का आरोप लगा रहा था। जब आपने अपने बारे में यह बात सुनी तो आपको वास्तव में अच्छा महसूस नहीं हुआ? हुमेई को लगा कि कायांग खुश नहीं है और उसने झट से कहा, दादाजी आपने गलत समझा। वह किसी भी चीज के बारे में पूछताछ नहीं करता, बल्कि केवल कुछ चीजें खरीदना चाहता है। लॉन्ग ज़ेतियान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कुछ चीजें खरीदें? आपको चीजें खरीदने के लिए यहाँ तक आने की जरूरत है? ये बहाना वाकई दिलचस्प है। भाई, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लेकिन अभी उसके बड़े के लिए प्रयास करो। अगर तुमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की तो देखते हैं ये बुजुर्ग तुम्हें मारने की हिम्मत करता है या नहीं। गुस्से से भरे पेट के कारण कायांग को लगा कि यह सभ्य वरिष्ठ बहुत अधिकारकारी है, लेकिन हालांकि वह नाराज था। वह जानता था कि ताकत में अंतर बहुत बड़ा था और अगर चालें बदली गई तो कायांग को डर था कि वह एक सांस भी नहीं टिक पाएगा। अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाते हुए कायांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर उसे कुछ शुरू करना होता तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता। जैसे ही लॉन्ग ज़ेतियान ने कायांग की प्रतिक्रियाएं देखी, उसने उसे और भी अधिक तुच्छ जाना। कायांग के डाइटन के भीतर अनियंत्रित रूप से यांग वर्ल्ड क्यूई बढ़ने लगी, क्योंकि वह लॉन्ग ज़ेतियान पर चमक रहा था। कायांग की दुनिया क्यूई में बदलाव को महसूस करते हुए लॉन्ग ज़ेतियान ने गुस्से में कहा, गीट, तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो? एक बार जब वह समाप्त हो गया तो बिना किसी कारण या सत्ता की वरिष्ठता की परवाह किए बिना कायांग की ओर एक हाथ भेज दिया गया।
इस हथेली को अपनी ओर जाते देख कायान हिलने डुलने में असमर्थ होकर वहीं खड़ा रहा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह बुरी तरह डरा हुआ था, बल्कि प्रतिद्वंद्वी ने उसे स्थिर करने के लिए किसी तरह के कौशल का इस्तेमाल किया था। कायान का चेहरा बहुत बदल गया क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह बुरा आदमी इतना बेशर्म होगा। वह अपने प्रति लॉन्ग ज़ेतियान के रवैये को महसूस कर सकता था, लेकिन इसका कारण नहीं समझ सका और हत्या के इस इरादे का सामना करते हुए कायान को नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। मौत के उसकी ओर बढ़ने के साथ एक अमर स्वर्गारोहण सीमा अभ्यासकर्ता के हमले के साथ आए भारी दबाव ने कायान के दिल को भी ठिठका दिया। उनकी सांसें भी उथली हो गईं। इसी बीच उनके शरीर के भीतर से जीवित रहने की सहज इच्छा जाग उठी। अचानक उसकी हड्डियों के भीतर से उबलती गर्माहट बाहर निकली और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। अगले ही पल कायान को लगा कि उसके शरीर पर प्रतिबंध लगाने वाली शक्तियां गायब हो गई हैं। जल्दबाजी में कायान ने बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लॉन्ग ज़ेतियान ने जानबूझकर उसकी हथेली को तोड़ दिया। उसने सोचा कि उसने निश्चित रूप से उस स्काई टॉवर शिष्य को अपनी हथेली से मारा होगा। उनकी भविष्यवाणियों के विपरीत पक्ष वास्तव में चकमा दे गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉन्ग ज़ेतियान की भौहें सिकुड़ गईं। इस नवयुवक द्वारा उसकी अमर आरोहण सीमा प्रतिबंधक तकनीकों को कैसे तोड़ा जा सकता है? क्योंकि उसने इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी। लॉन्ग ज़ेतियान ने बस लापरवाही से अपनी हथेली नीचे पटक दी थी। हालांकि लॉन्ग ज़ेतियान का हमला कायान पर नहीं लगा, लेकिन इसने उसे मुश्किल स्थिति में डाल दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। जब उसने अपनी स्थिति स्थिर की तो उसने थोड़ी देर के लिए लॉन्ग ज़ेतियान की ओर देखा। कायान की आंखों में ठंडक की एक अतिरिक्त लकीर थी। यदि कोई कहता है कि कायान लॉन्ग ज़ेतियान के उसके प्रति रवैये से नाराज था, तो अब आप कह सकते हैं कि वह गुस्से में था। प्रतिद्वंद्वी ने अपने इरादे को छुपाने की कोशिश किए बिना ही उसकी जान लेने की कोशिश की, जैसे वह चींटी के साथ खेल रहा हो। हालांकि लॉन्ग ज़ेतियान को भी यह बात पता थी, फिर भी वह नहीं जानता था कि कायान उसके बंधन से कैसे बच गया। लेकिन चूंकि उसने दिखाया था कि वह कायान को मारना चाहता था, तो वह अपने हमलों से कैसे हल्का हो सकता था। एक कदम प्रहार करने के लिए, एक कदम आराम करने के लिए, क्योंकि वह एक और प्रहार भेजने की तैयारी कर रहा था। अब जाकर हुमेइर को होश आया। वह तेजी से कायान के सामने पहुंची और लॉन्ग ज़ेतियान की ओर देखने लगी, फुसफुसाते हुए, दादाजी लांग, वह मेरे दोस्त हैं। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? जो लोग खदान के बारे में पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को कानून के अनुसार मरना होगा। ये संप्रदाय प्रमुख का आदेश है। लॉन्ग ज़ेतियान ने हुमेइर को गहराई से देखा, जबकि उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। इससे पहले हुमेइर अक्सर युवा पुरुषों के साथ व्यवहार करती थी, लेकिन उसने उसे कभी किसी के लिए अपने जीवन की उपेक्षा करते नहीं देखा था। उन युवा पुरुषों के जीवन और मृत्यु के संबंध में हुमेइर ने कभी उनकी परवाह नहीं की। दूसरे शब्दों में, उन 10 युवाओं में से 8 में से किसी का भी अंत अच्छा नहीं था। लेकिन इस बार वह खतरों से बेपरवाह होकर स्काई टॉवर शीशे के सामने खड़ी हो गई और साथ ही उससे सवाल करने के लिए काफी उग्र स्वर का इस्तेमाल किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये सोचते हुए लॉन्ग ज़ेतियान की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। हुमेइर ने अपने पीछे कायान की रक्षा की। अपने दांत भींचते हुए उसने लॉन्ग ज़ेतियान की ओर देखा और कहा, मैंने कहा, वह केवल कुछ चीजें खरीदना चाहता है और खदान के बारे में पूछताछ नहीं करना चाहता है। दादाजी लांग, क्या आप मेरी बातें नहीं समझते? ये देखकर कि हुमेइर कायान की रक्षा कैसे करना चाहता था, लॉन्ग ज़ेतियान अब उपद्रवी नहीं बना रह सकता था और केवल इतना ही कह सकता था, हिम्मत मत करो। युवा महिला की बातें, ये बुजुर्ग अब भी उन पर विश्वास करता है। चूंकि ऐसा ही है, तो आप अब भी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? ये बुजुर्ग अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और युवती से माफी मांगता है। ब्लड ग्रुप, स्ट्रोम हाउस और स्काई टॉवर सभी अलग अलग थे। ब्लड ग्रुप एक पारिवारिक समूह था। वो परिवार स्वामी थे, इसलिए हालांकि लॉन्ग ज़ेतियान प्रमुख थे, फिर भी उन्हें हुमेइर को चेहरा देना होगा। लेकिन ये बुजुर्ग अभी भी युवती से माफी मांगता है क्योंकि खदान कोई छोटी बात नहीं है और बाहरी लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। बोलने के बाद लॉन्ग ज़ेतियान ने हुमेइर की ओर नहीं देखा, बल्कि कायान की दिशा की ओर मुड़ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा और जाने के लिए मुड़ गया। कायान ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर उबल रहे खून को शांत करते हुए कहा, मुझे बाहर देखने के लिए किसी वरिष्ठ की जरूरत नहीं है। लॉन्ग ज़ेतियान ने अधीरता से अपना सिर घुमाया और कायान की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जिससे उसकी आंखों में हत्या के इरादे के निशान छिप गए। वरिष्ठ, वर्तमान मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। कायान धीरे धीरे हुमेइर के सामने चला गया और बिना किसी डर के उसने लॉन्ग ज़ेतियान का सामना किया। तो आज के मामले मैं उन्हें याद रखूंगा, लेकिन 5 साल 10 साल बाद मैं आऊंगा और ये कर चुका दूंगा। मुझे आशा है कि वह वरिष्ठ उस दिन तक जीवित रह सकेगा। कायान ने बड़ी शांति के साथ लेकिन गंभीरता के साथ बात की। लॉन्ग ज़ेतियान का चेहरा ठंडा हो गया। इससे पहले कि वह जोर से हंसने लगे, ये वरिष्ठ उस दिन तक जीवित रह पाएगा या नहीं, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से उस दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। बेलगाम नौजवान, कृपया भविष्य में सावधान रहें। मैं करूंगा। लॉन्ग ज़ेतियान के चले जाने के बाद हुमेइर ने कायान से बहुत माफी मांगी। मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत खेद है। मैं नहीं जानता कि दादाजी लॉन्ग इस तरह क्यों व्यवहार करेंगे और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता। चिंता मत करो। कायान ने बेहद भयानक दृश्य को याद करते हुए गहरी सांस ली। उसे अभी भी कुछ डर महसूस हो रहा था। यदि उस महत्वपूर्ण क्षण में सुनहरे कंकाल की हरकतें न होती तो उसे डर था कि वह बहुत पहले ही मर चुका होता। यह उबलती गर्माहट ही थी जिसने उसे लॉन्ग ज़ेतियान के बंधनों से मुक्त होने